हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी गुड। क्या करेंगे इस वीडियो में हम करेंगे लैंड रिफॉर्म। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने किया था प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, है ना। क्या प्रॉब्लम्स थी। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स निकाले और उस रिफॉर्म्स को अलग अलग नाम दिए। लैंड रिफॉर्म जो था वो पहला रिफॉर्म था। उसमें लैंड रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व किया गया था। तो कुछ ऐसे रूल्स लाए गए थे जो फार्मर्स के लैंड रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पेज पे, और मुझे व्हाट्सएप में भी आप फॉलो कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको टाइम टू टाइम अच्छे अपडेट्स मिलते रहेंगे, टाइम टू टाइम अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे जो आपको एग्जाम्स टाइम में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए आइए समझते हैं रिफॉर्म्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। पहला इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को हम लैंड रिफॉर्म भी कहते हैं। क्या किया गया, ठीक है। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म क्या था। लैंड रिफॉर्म मीन्स रिफॉर्मिंग द लैंड रिलेशंस, that is primary change in the ownership of land in the agriculture sector for raising agriculture production the productivity. Some important institutional reform in agrarian structures were undertaken. तो बेसिकली लैंड रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने के लिए लैंड रिफॉर्म बनाया गया था। पहला अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। क्या था, जितने भी मिडिल मैन थे, मैंने क्या बोला, फार्मर्स के पास लैंड नहीं थे। मैक्सिमम लैंड जमींदार्स के पास थे। किसी फार्मर के पास अगर पैसा भी था लैंड खरीदने के लिए तो जमींदार के पास सारे लैंड उन्होंने खरीद रखे थे और वो बेचना नहीं चाहते थे। तो फार्मर्स को उनके यहाँ रेंट पे लैंड लेके काम करना पड़ता था, जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ। तो बेसिकली क्या होता था, तो इंटरमीडियरीज, तो फार्मर्स से वही खरीदते थे जमींदार्स आउटपुट और वही जाके आगे शहर में बेचते थे। फार्मर्स को मिलता क्या था, कुछ भी नहीं मिलता था। दूसरा, लैंड उनके पास, सारे ज़मींदार्स के पास लैंड थे तो फार्मर्स के पास लैंड था नहीं। तो फार्मर जो है वो बेचारा चाह के भी पैसा नहीं कमा सकता था। तो जितने भी इंटरमीडियरीज थे, मिडिल मैन थे, है ना, उनको हटाया गया। इंटरमीडियरीज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल। एक्चुअल टिलर मतलब जो जमीन खोद के काम करता है, दैट इज फार्मर, पॉपुलरली नोन एज जमींदार्स, हैव बीन अबॉलिश्ड, हटा दिया गया। इनसे लैंड ले लिया। ओनरशिप राइट हैव बीन गिवन टू दोज who actually work hard land. This has been done by intention of stopping exploitation of cultivators by the zamindar. zamindars exploit कर रहे थे तो बेसिकली उनको हटा दिया गया, उनसे लैंड ले लिया गया। गवर्नमेंट ने उनसे लैंड ले लिया था, सीलिंग लगा दिया था लैंड होल्डिंग पे। पढ़ेंगे आगे सीलिंग क्या है, ठीक है। As a result, intermediaries abolition, common land such as forest which belong to intermediaries was passed on to the state government and zamindars were paid compensation for the land taken away by the government. तो गवर्नमेंट ने जमींदार से लैंड खरीदा कि बोला नहीं भाई तुम इतना लैंड नहीं। सीलिंग लगाया था, मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। सीलिंग और लैंड होल्डिंग का मतलब क्या था कि जैसे अगर मैं एक जमींदार हूँ और मेरे पास एक गाँव में आधे से ज़्यादा ज़मीन मेरे पास है, कोई खरीदने आ भी रहा है तो मैं उसको नहीं बेच रहा हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, कि एक भी आदमी के पास एक प्रिस्क्राइब्ड एरिया दे दिया कि इससे ज़्यादा लैंड नहीं हो सकता। अगर मान लो एक रूल बनाया कि 20 एकड़ से ज़्यादा लैंड किसी के पास नहीं हो सकता, सिंगल आदमी के पास। तो अगर मेरे पास 100 एकड़ लैंड है तो मुझे 80 एकड़ गवर्नमेंट को वापस करना होगा। पैसे मिलेंगे मुझे उसके, लेकिन गवर्नमेंट को मैं वापस कर दूंगा। अपने पास 20 एकड़ ही रख सकता हूँ। तो गवर्नमेंट ने जो वापस लिया लैंड मेरे से 80 एकड़, वो फार्मर्स को बांट दिया ताकि फार्मर्स उसमें काम करें और पैसा कमा सकें। तो बेसिकली इसका ये था, ठीक है। नियरली, अब ये डेटा है, आपको याद रखना पड़ेगा। डेटा ऑब्वियसली याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ रेंट, मैंने क्या बोला, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड था, रेंट बहुत ज़्यादा चार्ज करता था, आता भी नहीं था। तो गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया। रूल क्या बनाया कि भाई पहला बात, रेंट जो है वो क्रॉप वैल्यू के 33% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। तो अगर मैं किसी के यहाँ मैंने लैंड रेंट पे लिया है ना, तो उसको मैं जो रेंट दूंगा, उस लैंड में जितना भी क्रॉप का आउटपुट है, वैल्यू है, सपोज 100 रुपये का उसमें एग्रीकल्चर आउटपुट बना है, तो मेरे से वो रेंट 33 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं ले सकता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टेट हैव पास दिस लॉ टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द टेनेंट। अब टेनेंट सिक्योर्ड रहते हैं। इसमें यह भी बोला गया कि टेनेंट को अचानक से आप निकाल नहीं सकते हो। इस रेगुलेशन ऑफ रेंट में सिक्योरिटी रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि टेनेंट काम कर रहा है, बेचारा कल मैं आऊँ बोलूँगा चलो भैया परसों से आप ज़मीन खाली करो, ये आप नहीं कर सकते हो। और अगर आप लैंडलॉर्ड हो, आपको लैंड चाहिए भी अगर, तब भी आप
जो आपके यहाँ काम कर रहा है, टेनेंट है, उसको आप थोड़ी सी जगह देंगे, बिकॉज उसको आप अचानक से ऐसे निकाल नहीं सकते। तो क्या लिखा है देखो, द टेनेंट्स कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द लैंड एक्सेप्ट अंडर लॉ। कुछ अनलॉफुल, कुछ ऐसा काम किया, क्राइम कर दिया, तब तो उसको भैया लैंड छोड़ना ही पड़ेगा। इन केस ऑफ लैंड ओनर्स हु रिजर्व द लैंड फॉर द सेल्फ एंड पर्सनल कल्टिवेशन, जो ये बोलेंगे कि मैं इसमें खुद से काम करूंगा अब, है ना, द टेनेंट हैज टू गिव प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एरिया ऑफ कल्टिवेशन। उसको मिलेगा ही मिलेगा टेनेंट को, ऐसा नहीं है कि उसको निकाल दिया गया। तो गवर्नमेंट ने 3 रूल बनाए। पहला, रेंट का कितना, 33%। दूसरा, आपको कोई भी आके अचानक से छोड़ने नहीं बोल सकता है। तीसरा, अगर लैंडलॉर्ड को लैंड चाहिए अपने काम के लिए, फिर भी उसको टेनेंट को एक छोटा सा एरिया देना होगा। ठीक है। थर्ड इज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। मैंने आपको समझाया था ना कंसोलिडेशन में, मैंने बहुत ही ये होल्डिंग थी, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इसको कंसोलिडेट कर देते। तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि चलो एक काम करते हैं, आपके पास सब मिलाकर के 20 एकड़ लैंड है, तो हम एक काम करेंगे, एक जगह आप ये चारों लैंड गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट आपको एक जगह चारों के बदले 20 एकड़ लैंड दे देगी। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। ठीक है। तो ठीक था, मेरे पास 5 जगह लैंड है, स्कैटर्ड है, मैं एक पे ही काम कर पा रहा हूँ, 4 वेस्ट हो रही हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला 5 को मिला के बताओ कितना एरिया है आपका। तो हम बोलेंगे 120 एकड़ लैंड है मेरे पास। तो ठीक है, गवर्नमेंट बोलेगी वो 5 लैंड हमें दे दो, हम आपको एक जगह 120 एकड़ एक साथ दे देंगे। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। हालांकि प्लान बहुत अच्छा था, लेकिन ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ समझते हैं। ठीक है। तो विद अ व्यू, पहले समझते हैं क्या है। विद अ व्यू टू रिड्यूस फ्रैगमेंटेशन, जो टुकड़े टुकड़े थे, स्टेप्स हैव बीन इनिशिएटेड फॉर कंसोलिडेशन, एक साथ करना। ये दोनों कीवर्ड है जो अंडरलाइन कर रहा हूँ। Consolidation is a practice to allot land to the farmers at one place as replacement of his scattered holding here and there. जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आपको लिखना है। This work started in Punjab in 1921. कब स्टार्ट हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ, ये आपको पता होना जरूरी है। At that time, voluntary cooperative societies, मतलब voluntary मतलब अपने मन से गांव-गांव में लोगों ने cooperative societies बनाई, एक क्लब सा बनाया, जहां पे वहां पे रूल्स बनाए कंसोलिडेशन कैसा करना है। लेटर ऑन लेजिस्लेशन वाज पास, मतलब एक बिल पास हो गया है। इसका मैं समझाता हूं। पहले तो गवर्नमेंट ने बोला कि कंसोलिडेट करते हैं, गांव-गांव में एक पंचायत बनी लेट्स से, और वहां पे पंचायत के लेवल में डिसीजन लिया जाता था, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लेवल पे डिसीजन लिया जाता कि कैसे करना है। बाद में गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में ये बिल पास करवाया और इसको लॉ बना दिया गया। ठीक है। बट डेटा सजेस्ट दैट दिस प्लान वाज नॉट दैट सक्सेसफुल। अब डेटा बताता है लैंड सक्सेसफुल, प्लान सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि देखो, द फार्मर्स आर एक्सट्रीमली अटैच्ड टू द लैंड। भाई इमोशनल अटैचमेंट था कि नहीं, मेरे बाप दादा ने, परदादा ने ज़मीन ली थी, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वो भटकेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब होता है ना गाँव में। दूसरा, देयर इज अ फेयर अमंग फार्मर्स दैट दे मे नॉट गेट इक्वली बेटर क्वालिटी ऑफ लैंड। उनको हो सकता है कि इन जो लैंड की है फर्टिलिटी सही ना हो, जो लैंड मिलेगा। बंजर जमीन समझते हो, जिस जमीन में कुछ भी उपज ना हो सके, वो ऐसी जमीन मिल जाए, तो वो डर था। द गवर्नमेंट प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज वेरी स्लो एंड फुल ऑफ करप्शन। यहाँ करप्शन भी बहुत हुआ। जिनके पास थोड़ा पैसा था वो पैसा देकर के सही जगह लैंड ले लिया, जिनके पास नहीं था वो बेचारे फंस गए, इसलिए ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है। थोड़ा बहुत पंजाब हरियाणा में सक्सेसफुल था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया कि जिसके पास, देखो, अंडर दिस स्कीम ऑल द लैंड ओनर्स इन द विलेज फॉर्म a cooperative society for cultivation and land in village. Small holding, जिनके पास छोटी छोटी होल्डिंग्स are pooled together, एक साथ। ठीक है, समझा रहा हूँ। मेरे पास 20 एकड़ है, इसके पास, किसी और के पास 30 एकड़ है, किसी और के पास 40 एकड़ है, तो हमने बोला चलो जोड़ लेते हैं लैंड को, एक साथ कर लेते हैं, तो बड़ा लैंड हो जाएगा, बड़े पैमाने पे काम होगा, लार्ज स्केल पे काम होगा, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का एडवांटेज मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरेगा, और भैया जितना जितना लैंड है उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। स्मॉल होल्डिंग्स आर पूल्ड, कल्टिवेटेड जॉइंटली टू इंक्रीज द साइज ऑफ दिस फार्मिंग यूनिट्स। ठीक है, एंड दे बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। ये सारे कीवर्ड्स हैं। द लैंड इज पूल्ड बट ईच कल्टिवेटर रिटेन्स द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। भैया मेरा अगर 20 एकड़ लैंड उसमें जुड़ा है तो मेरा 20 एकड़ रहेगा मेरे पास, वो उसके पास नहीं चला जाएगा। द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर इन प्रोपोर्शन ऑफ द लैंड। बस हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट इज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सीलिंग मैंने जो आपको बताया कि भाई
एक आदमी के पास कितना लैंड होगा, गवर्नमेंट ने उसके अपर लिमिट को फिक्स कर दिया। With a view to promoting equality in the distribution of land, ceiling has been imposed on land size. Ceiling on the land holding is the maximum size of cultivable land holding an individual. ये important है। The surplus has been taken over by the government and distributed among the smallholders. चलो ठीक है। Need क्यों चाहिए था? Need इसीलिए था because लैंड की शॉर्टेज थी। कुछ लोग अपने टाइम में कि इन्होंने कोई बड़ा लैंड ले लिया हो तो वो तो अभी पूरा वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो ये एक्चुअली सोशली जस्टिफाइबल नहीं था, तो इसको इसलिए किया गया। ठीक है, नाउ आते हैं लैंड होल्डिंग पे क्या फेलियर्स हुए लैंड रिफॉर्म्स के। पहला, देयर हैव बीन वीकनेस इन लेजिस्लेटिव सिस्टम, लॉ ही गड़बड़ था। इन सम एरियाज फार्मर्स जमींदार्स कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरिया लैंड बाय मेकिंग लूप होल्स। जो लूप होल्स थे इसमें, देखो बेसिकली क्या है ना, जब ये रूल पास हुआ ना सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग का, इन्होंने केस कर दिया। जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीन थी वो केस कर दिए। अब वो केस चल रहा था, इंडिया के केस में तो आपको पता ही है कि कितने साल लग जाते हैं सॉल्व होने में। बाय द टाइम वो केस चल रहा था, अब बोला एक आदमी के पास 20 एकड़ से ज़्यादा लैंड नहीं रह सकता है। मेरे पास 100 एकड़ था, मैंने क्या किया, किसी एक आदमी के पास नहीं रह सकता, राइट, तो मैंने 20-20 एकड़ 100 एकड़ के 5 टुकड़े किए, 20-20 एकड़ के, एक अपने नाम पे किया, एक अपनी वाइफ के नाम पे किया, एक अपने बच्चे के नाम पे किया, एक ने फादर के नाम पे किया, एक मदर के नाम पे किया, एंड स्टोरी खत्म, केस खत्म। ठीक है। There was also cases where tenants were evicted and zamindars claimed to be self cultivators. लॉ तो बना लेकिन ऐसा फॉलो नहीं किया, टेनेंट्स को फिर भी धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया और टेनेंट लैंडलॉर्ड अपना काम खुद से कर रहे थे। कोर्ट्स took long time to setting disputes where landlord challenged the ceiling. ठीक है, वही सीलिंग को लेके जो केस किया। Meanwhile, the zamindars were able to transfer land to family members. ठीक है, the poor and landless farmers were far too ignorant and weak to assert their rights. मतलब लैंड रिफॉर्म तो बने, फार्मर्स को पता ही नहीं था कि क्या उनके राइट्स हैं, क्या रिफॉर्म है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करवाना है, कैसे उसका फ़ायदा लेना है, एंड अल्टीमेटली कुछ काम नहीं हुआ। देयर वाज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने पैसे ले ले करके सारा काम उल्टा कर दिया, मतलब किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया क्योंकि इनको पैसे मिल रहे थे, तो ये बढ़िया से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ब्यूरोक्रेट्स, लार्ज फार्मर्स एंड करप्ट पॉलिटिशियंस। चलिए, तो ये लैंड रिफॉर्म है, इम्पॉर्टेंट है, आपको समझ, मतलब इसको ना रटना नहीं है, आपको समझना है। समझ अगर आ गया तो एक बार रीड करोगे समझ में आ जाएगा, 2 बार वीडियो देखो, तीसरी बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू एवरीबडी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू फॉरवर्ड द वीडियोस टू योर फ्रेंड्स सो दैट मैं भी ग्रो कर सकूं, मुझे भी इंटरेस्ट आए, मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।